तो नमस्कार। राजनीति विज्ञान विषय से संबंधित आज हम भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था और उसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि से संबंधित सभी क्वेश्चनों को एनालिसिस करेंगे। प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं भारत का संवैधानिक विकास, उसकी और ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के बारे में। तो आज का पहला क्वेश्चन है हमारा, भारत सरकार अधिनियम 1919 आधारित है। तो भारत सरकार अधिनियम 1919 का संबंध मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट पर आधारित है, यानी बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं व्याख्या इसकी, भारत सरकार अधिनियम 1919 को मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड सुधार यानी रिपोर्ट के नाम से भी जाना जाता है। मॉन्टेस्क्यू जो थे भारत के सचिव थे, जबकि चेम्सफोर्ड जो थे भारत के वायसराय थे। तो इसी बेस पे इसको मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से जाना जाता है। इस अधिनियम की विशेषताओं की बात करें तो केंद्रीय प्रांतीय विषयों की सूची की पहचान की गई थी। इसमें प्रांतीय विषयों को दो भागों में हस्तांतरित और आरक्षित किया गया था। पहली बार द्विसदनीय व्यवस्था और प्रत्यक्ष निर्वाचन की मांग की गई थी। सांप्रदायिक निर्वाचन के आधार पर सिख, ईसाई, आंग्ल, भारतीय, यूरोपियों की इसका विस्तार किया गया था। सांप्रदायिक आधार पर एक लोक सेवा आयोग के गठन का प्रावधान भी इसी अधिनियम के माध्यम से किया गया था 1926 में। और पहली बार केंद्रीय बजट को राज्य बजट से अलग किया गया और मार्ले मिंटो सुधार से भारत शासन अधिनियम 1909 जाना जाता है। इसी के माध्यम से भारत में सांप्रदायिक निर्वाचन की शुरुआत हुई थी और जहां पे 1919 में कंप्लीट हुआ था। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, भारतीय संविधान का प्रथम सत्र कब हुआ था। तो भारतीय संविधान का प्रथम सत्र यानी पहली जो बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को, यानी ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं संविधान के निर्माण हेतु संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को नई दिल्ली स्थित काउंसिल चैम्बर के पुस्तकालय भवन में हुई थी। सभा के वरिष्ठतम सदस्य डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को सभा का अस्थायी सदस्य चुना गया था। उसके 2 दिन के बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का परमानेंट यानी स्थायी अध्यक्ष चुना गया था। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, गवर्नर जनरल का पद पहली बार किस अधिनियम के अंतर्गत बनाया गया। तो गवर्नर जनरल का जो पद है पहली बार जो बनाया गया था किस अधिनियम के अंतर्गत बनाया गया था पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के माध्यम से। आप देख सकते हैं 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया था। इस एक्ट के तहत वॉरेन हेस्टिंग्स जो पहले गवर्नर थे बंगाल के पहले गवर्नर जनरल बने थे। धातव्य है कि 1833 के अधिनियम के तहत बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया था। लॉर्ड विलियम बेंटिंक भारत के प्रथम गवर्नर जनरल 1833 के एक्ट के तहत बने थे। यानी 1833 के समय जब पास हुआ था 1833 का अधिनियम, उसी समय बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया। और उस टाइम जो भारत में शासनकाल चल रहा था लॉर्ड विलियम बेंटिंक का 1828 से 1836 के बीच इनका शासनकाल चल रहा था। तो इसीलिए लॉर्ड विलियम बेंटिंक को ही भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, बंगाल का गवर्नर जनरल भारत का गवर्नर जनरल कब बनाया गया था। तो आंसर हो जाएगा बी, यानी 1833 के चार्टर अधिनियम द्वारा। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, किस अधिनियम के द्वारा कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के अंतर्गत कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी। आप देख सकते हैं भारत में सर्वप्रथम रेगुलेटिंग एक्ट 1773 द्वारा कलकत्ता यानी बंगाल में 1774 में एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। इस न्यायालय के फैसले की लंदन में प्रिवी काउंसिल में अपील की जा सकती थी और भारत शासन अधिनियम 1935 द्वारा देश में संघीय न्यायालय की स्थापना 1937 में की गई थी। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, मार्ले मिंटो सुधार 1909 का संबंध या प्रावधान कौन नहीं है पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा केंद्रीय विधान परिषद में निर्वाचित सदस्यों को स्थान नहीं।
ठीक है। बाकी विधान परिषदों के आकार में वृद्धि, ये राइट हो जाएगा। केंद्रीय विधान परिषदों में सरकारी बहुमत, राइट हो जाएगा। सांप्रदायिक और पृथक निर्वाचन पद्धति भी राइट हो जाएगा। यहाँ पे केंद्रीय विधान परिषद में निर्वाचित सदस्यों को स्थान मिला था, स्थान नहीं दिया गया है, इसलिए इसमें रॉन्ग हो जाएगा। आप देख सकते हैं मार्ले मिंटो सुधार 1909 के अंतर्गत केंद्रीय विधान परिषद में निर्वाचित सदस्यों को स्थान प्राप्त था, जिनकी संख्या बढ़ाकर 16 से 60 कर दी गई थी। और मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम के प्रमुख प्रावधानों की बात करेंगे। आप वीडियो को आराम से पॉज करके इसके सभी प्रावधान देखेंगे। प्लीज वीडियो को एक बार लाइक कीजिए सभी लोग। तो बात करेंगे कौन कौन से प्रावधान मार्ले मिंटो सुधार में थे। तो केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों के आकार में वृद्धि की गई थी, नंबर 1। नंबर 2, केंद्रीय परिषद में सरकारी बहुमत को बनाए रखा, लेकिन प्रांतीय परिषदों में जो गैर सरकारी सदस्य थे उनको बहुमत की अनुमति नहीं थी। अर्थात गैर सरकारी सदस्य का मतलब जो समझ रहे हैं, जो पार्टिसिपेट उसमें नहीं करते थे। और पहली बार किसी भारतीय को वायसराय और गवर्नर की कार्यपरिषद के साथ एसोसिएशन बनाने का प्रावधान किया गया। सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा वायसराय की कार्यपालिका परिषद के प्रथम भारतीय सदस्य थे। कौन थे? सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। और उन्हें विधि सदस्य बनाया गया था, यानी कानून सदस्य बनाया गया था। अगला है हमारा 4th नंबर, पृथक निर्वाचन के आधार पर मुस्लिमों के लिए, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, पृथक निर्वाचन के आधार पर मुस्लिमों के लिए सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का प्रावधान 1909 मार्ले मिंटो सुधार के अंतर्गत ही किया गया था। लॉर्ड मिंटो को भारत में सांप्रदायिक निर्वाचक के जनक के रूप में भी जाना जाता है। यहीं से जो है पूरा काम खराब हुआ था। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, निम्नलिखित में से कौन से अधिनियम ने ब्रिटेन में एक ऐसे नियंत्रण बोर्ड की स्थापना का प्रावधान किया जिसके माध्यम से ब्रिटिश सरकार भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की दीवानी, सैनिक और राजस्व संबंधी सभी मामलों पर पूरी तरह नियंत्रण रख सके? तो ये था 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। आप देख सकते हैं 1784 पिट्स इंडिया एक्ट के तहत बोर्ड ऑफ कंट्रोल यानी नियंत्रण बोर्ड जो था नामक एक नए निकाय का गठन किया गया था। नियंत्रण बोर्ड को यह शक्ति थी कि वह ब्रिटिश नियंत्रित भारत में सभी दीवानी, सैनिक और राजस्व गतिविधियों का अधीक्षण एवं नियंत्रण करे। इस अधिनियम ने प्रशासनिक सुविधा के लिए कंपनी के राजनीतिक और वाणिज्यिक कार्यों को पृथक कर दिया था। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, ब्रिटिश सरकार के किस अधिनियम ने पहली बार भारत में शिक्षा के लिए 1 लाख रुपये दिए थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, चार्टर अधिनियम 1813 में पहली बार हमारी शिक्षा के लिए जो है 1 लाख रुपये खर्च किए गए थे। आप देख सकते हैं 1813 के चार्टर एक्ट में गवर्नर जनरल को यह अधिकार दिया गया कि वह 1 लाख रुपये भारतीय साहित्य के पुनरुत्थान और स्थानीय विद्वानों को प्रोत्साहन देने के लिए तथा विज्ञान की उन्नति के लिए खर्च करिए। चलिए, इनका शुक्रिया, हमारे एजुकेशन के लिए 1 लाख रुपये खर्च का प्रावधान तो किया इन्होंने। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, उससे पहले इस अधिनियम के अन्य प्रावधानों को भी रीड करते हैं। और कंपनी का अधिकार 20 वर्ष के लिए पुनः बढ़ा दिया गया। 1813 के चार्टर अधिनियम द्वारा कंपनी का एकाधिकार 20 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया और कंपनी का भारतीय व्यापार पर एकाधिकार जो है समाप्त हो गया। यद्यपि चाय और चीन के साथ व्यापार का एकाधिकार क्या रहा? बना रहा। और व्यापारिक लेन देन तथा राजस्व खाते अब भिन्न भिन्न रखने होंगे। और ईसाई मिशनरियों को भारत में धर्म प्रचार की अनुमति मिल गई थी। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, निम्नलिखित अधिनियमों में से किस अधिनियम द्वारा गवर्नर जनरल की परिषद में एक विधि सदस्य की अभिवृद्धि हुई थी? तो किस में हुई थी? तो चार्टर अधिनियम 1833 के द्वारा, यानी डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं चार्टर अधिनियम 1833 के द्वारा गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी में एक नए कानूनी सदस्य की वृद्धि की गई तथा वह कानूनी सदस्य यानी लॉ मेंबर जो था लॉर्ड मैकाले था। उसका कार्य केवल कानून संबंधी था। ठीक है, वह गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी की बैठकों में विशेष निमंत्रण से उपस्थित होता था। उसे मताधिकार प्रदान नहीं किया गया। कार्यकारिणी की गर्भपूर्ति कानून संबंधी कार्यों के लिए 3 तथा प्रशासनिक कार्यों के लिए 2 निश्चित की गई।
तात्पर्य है कि इसी अधिनियम द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया था। अगला क्वेश्चन है, कंपनी के व्यापारिक तथा राजनीतिक कार्यों को किस एक्ट द्वारा अलग किया गया? तो इसमें जो है एक भी आंसर सही नहीं है, नन ऑफ दीज राइट आंसर हो जाएगा। चलिए हम एक्सप्लेनेशन रीड करते हैं। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के दोषों को दूर करने के लिए ब्रिटिश प्रधानमंत्री पीटर द पंगर ने 1784 में ब्रिटिश संसद में एक प्रस्ताव प्रस्तुत करवाया, जिसे पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के रूप में जाना जाता है। इस एक्ट के द्वारा पहली बार ब्रिटिश अधिकृत प्रदेश शब्द का प्रयोग किया गया और साथ ही कंपनी के वाणिज्यिक एवं राजनीतिक कार्यों को क्या कर दिया? अलग कर दिया गया। अगला क्वेश्चन है, किस अधिनियम ने पहली बार भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया? तो ये बनाया था इंडियन काउंसिल एक्ट 1861। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं, कह रहा है किस अधिनियम ने पहली बार भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया था? तो डी राइट आंसर हो जाएगा, इंडियन काउंसिल एक्ट 1861। आप देख सकते हैं इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 भारत परिषद अधिनियम 1861 के द्वारा वायसराय कैनिंग, उस टाइम जो वायसराय थे लॉर्ड कैनिंग थे, द्वारा कुछ भारतीयों को विस्तारित परिषद में गैर सरकारी सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया। साथ ही पोर्टफोलियो यानी विभागीय प्रणाली की शुरुआत की गई। भारत परिषद अधिनियम 1861 के द्वारा भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया गया। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। 1861 के अधिनियम की प्रमुख विशेषता थी, तो कौन सी थी? ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। गवर्नर जनरल को आवश्यकता पड़ने पर अध्यादेश जारी करने का अधिकार दिया गया था। ठीक है, जो राष्ट्रपति ऑर्डिनेंस आर्टिकल 123 123 के अंतर्गत अध्यादेश जारी करते हैं वो यहीं से लिया गया है। गवर्नर जनरल को आवश्यकता पड़ने पर अध्यादेश जारी करने का अधिकार 1861 के अधिनियम के द्वारा दिया गया था। आप देख सकते हैं 1861 के अधिनियम ने वायसराय को अध्यादेश जारी करने का अधिकार प्रदान किया। ऐसे अध्यादेश की अवधि मात्र 6 माह होती थी। इसके अतिरिक्त इस अधिनियम के निम्नलिखित प्रावधान थे, चलिए उनको रीड करते हैं। पहला है, इसके द्वारा कानून बनाने की प्रक्रिया में भारतीय प्रतिनिधियों को शामिल करने की शुरुआत हुई और 1862 में लॉर्ड कैनिंग ने 3 भारतीय बनारस के राजा, पटियाला के महाराज और सर दिनकर राव को विधान परिषद में मनोनीत किया। इस अधिनियम ने मद्रास और बम्बई प्रेसिडेंसियों को विधायी शक्तियां पुनः देकर विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया की शुरुआत की, किंतु सभी प्रांतों को यह अधिकार नहीं दिया गया था। अगला है, बंगाल, उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत और पंजाब में क्रमशः 1862, 1866 और 1897 में विधान परिषदों का गठन हुआ। इसने लॉर्ड कैनिंग द्वारा 1859 ईस्वी में प्रारंभ की गई पोर्टफोलियो जो विभागीय प्रणाली थी की मान्यता दी थी। इसी के अंतर्गत वायसराय की परिषद का सदस्य एक या एक से अधिक सरकारी विभागों का प्रभारी बनाया जा सकता था। उसे इस विभाग में काउंसिल की तरफ से अंतिम आदेश पारित करने का अधिकार भी था। इसका अंतिम बिंदु है, इसके तहत भारत में उच्च न्यायालय संस्था का सर्वप्रथम गठन 1862 में कलकत्ता, बम्बई और मद्रास में की गई थी। इसी अधिनियम के माध्यम से 3 उच्च न्यायालयों की स्थापना की गई थी, कलकत्ता, बम्बई और मद्रास की 1862 में, और 1866 में चौथे उच्च न्यायालय की स्थापना इलाहाबाद में हुई थी। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। गवर्नर जनरल परिषद में वृद्धि करके पहली बार एक अलग विधायी मशीनरी निर्मित की गई थी। कब की गई थी? तो चार्टर अधिनियम 1853 के द्वारा, यानी 20 का राइट आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं चार्टर अधिनियम 1853 के द्वारा पहली बार गवर्नर जनरल के परिषद के विधायी एवं प्रशासनिक कार्यों को अलग किया गया था। परिषद में 6 नए पार्षद जोड़े गए जिन्हें विधान पार्षद कहा गया। इसमें गवर्नर जनरल के लिए नई विधान परिषद का गठन किया गया जिसे केंद्रीय भारतीय विधान परिषद कहा गया।
इसने सिविल सेवकों की भर्ती एवं चयन हेतु खुली प्रतियोगिता व्यवस्था का आरंभ किया। इस प्रकार विशिष्ट सिविल सेवा भारतीय नागरिकों के लिए खोल दी गई। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जो आज आप एग्जाम यूपीएससी या पीसीएस का एग्जाम देते हैं, इसके लिए जो ओपन भर्ती है कौन से अधिनियम के माध्यम से पास की गई थी? चार्टर अधिनियम 1853 के द्वारा। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, निम्नलिखित में से भारतीय स्वतंत्रताओं का अधिकार पत्र किसे कहा जाता है? तो भारतीय स्वतंत्रताओं का अधिकार पत्र जो है महारानी की घोषणा पत्र 1858 को कहा जाता है, यानी डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं महारानी ने कौन कौन से घोषणाएं जारी की थी, कौन कौन से आदेश दिए थे। हमारे लिए तो आदेश ही थे, तो चलिए रीड करते हैं। 1858 के भारत शासन अधिनियम को भारतीय स्वतंत्रताओं का अधिकार पत्र कहा जाता है। इसके तहत भारत का शासन सीधे महारानी विक्टोरिया के अधीन चला गया। इस अधिनियम के निम्नलिखित प्रावधान थे। पहला है, गवर्नर जनरल का पद नाम बदलकर भारत का वायसराय कर दिया गया। लॉर्ड कैनिंग भारत के प्रथम वायसराय थे। दूसरा बिंदु है, एक नए पद भारत के राज्य सचिव का सृजन किया गया। इसमें भारतीय प्रशासन पर संपूर्ण नियंत्रण की शक्ति निहित थी। और तीसरा बिंदु है, भारत सचिव की सहायता के लिए 15 सदस्यीय परिषद का गठन किया गया था। यह एक सलाहकार समिति थी। परिषद का अध्यक्ष भारत सचिव को बनाया गया था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा भारत में प्रतिनिधि संस्थाएं प्रथम बार प्रारंभ की गई थी? तो भारत परिषद अधिनियम 1861 के द्वारा। आप देख सकते हैं भारत परिषद अधिनियम 1861 से ही संवैधानिक विकास के दौरान संसदीय प्रणाली का सूत्रपात माना जाता है। ज्ञातव्य है कि इस अधिनियम द्वारा कार्यप्रणाली परिषद में विधायी कार्यों के लिए कुछ गैर सरकारी सदस्यों के लिए स्थान सुरक्षित किया गया। यहीं से भारत में पहली बार प्रतिनिधि संस्थाओं का शुभारंभ हुआ। इस अधिनियम के अंतर्गत बंगाल, उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत और पंजाब में क्रमशः 1862, 1866 और 1897 में विधान परिषदों का गठन हुआ था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस एक अधिनियम के अंतर्गत अंग्रेजों ने भारत में पहली बार सांप्रदायिक निर्वाचक मंडल प्रणाली का आरंभ किया था? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। ये क्वेश्चन हम पहले भी आपको एक्सप्लेन कर चुके हैं। भारत सरकार अधिनियम 1909। आप देख सकते हैं भारत परिषद अधिनियम 1909, इसे माल्य मिंटो सुधार के नाम से भी जाना जाता है, द्वारा भारत के सर्वप्रथम सांप्रदायिक निर्वाचक मंडल प्रणाली प्रारंभ की गई थी। इस अधिनियम के संबंध में के.एम. मुंशी ने कहा था, इसने उभरते हुए प्रजातंत्र को क्या किया? मार डाला। ये के.एम. मुंशी के विचार थे। 1909 के अधिनियम द्वारा प्रथम बार जाति, वर्ग, धर्म आदि के आधार पर क्या किया? पृथक निर्वाचन क्षेत्र बनाने का प्रावधान किया गया। यहीं से इंडियंस को रूल डिवाइड एंड रूल में बांटा गया। मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र बनाए गए। इसके अतिरिक्त प्रेसिडेंसी, कॉरपोरेशन, यूनिवर्सिटी, चैम्बर ऑफ कॉमर्स तथा जमींदारों के लिए पृथक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था भी की गई। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, भारत के लिए उच्चायुक्त के पद का सृजन किया गया। तो राइट आंसर हो जाएगा 1919 के अधिनियम के अंतर्गत भारत के लिए उच्चायुक्त के पद का सृजन किया गया था। आप देख सकते हैं 1919 के अधिनियम द्वारा लंदन में भारत के उच्चायुक्त के कार्यालय का सृजन किया गया और अब तक भारत सचिव द्वारा किए जा रहे कुछ कार्यों को उच्चायुक्त को स्थानांतरित कर दिया गया। इस अधिनियम के निम्नलिखित प्रावधान थे। इसने प्रांतों में द्वैध शासन की व्यवस्था प्रारंभ की थी। मोस्ट इंपोर्टेंट बिंदु है। अगला है, इस अधिनियम द्वारा भारतीय विधान परिषद के स्थान पर द्विसदनीय व्यवस्था यानी राज्य परिषद एवं विधानसभा का गठन किया गया। वायसराय की कार्यकारिणी परिषद के 6 सदस्यों में से कमांडर इन चीफ को छोड़कर 3 सदस्यों का भारतीय होना आवश्यक था। और चौथा बिंदु है, इसने सांप्रदायिक आधार पर सिख, भारतीय ईसाइयों, आंग्ल भारतीयों और यूरोपियों के लिए भी पृथक निर्वाचन के सिद्धांत को विस्तारित कर दिया था। और पांचवा बिंदु है, इस कानून ने संपत्ति, कर और शिक्षा के आधार पर सीमित संख्या में लोगों को क्या किया था? मताधिकार प्रदान किया था। और इसके तहत 1926 में सिविल सेवकों की भर्ती के लिए केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन किया गया। मोस्ट इंपोर्टेंट बिंदु है छठा बिंदु, इसने पहली बार केंद्रीय बजट को राज्यों के बजट से अलग किया।
और 8वां बिंदु है, इसके अंतर्गत 1927 में 1927 में साइमन कमीशन का गठन किया गया था। यह आयोग 1928 में भारत आया था। मोस्ट इंपोर्टेंट बिंदु है, हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है कि साइमन कमीशन भारत कब आया था। तो जब कब आया था पूछेगा तो 1928 राइट आंसर हो जाएगा। और बनाया कब गया था? 1927 में। इसका कार्य 10 वर्ष बाद जांच करने के बाद अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करना था। तो 1919 का जो मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड सुधार था उसी की जांच करने के लिए साइमन कमीशन 1928 में भारत आया था, जिसमें जो है लाला लाजपत राय की मृत्यु विरोध करने के फलस्वरूप मृत्यु हो गई थी। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, केंद्र में कौन सा एक्ट द्विसदनीय विधायिका लाया था? तो कौन सा लाया था? 1919 का एक्ट, यानी सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड प्रस्ताव 1919 की क्या प्रमुख अनुशंसा थी? तो उनकी अनुशंसा क्या थी? इसका राइट आंसर प्रांतीय शासन पर जन सामान्य का सीमित नियंत्रण होना चाहिए, ये उनका प्लान था, यानी ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, 1919 के अधिनियम की प्रस्तावना में निम्न बातें थी। तो कौन कौन सी बातें थी? प्रशासन में भारतीयों का संपर्क बढ़ाया जाए, बिल्कुल राइट हो जाएगा। और स्वशासन की संस्थाओं का विकास किया जाए, ये भी राइट हो जाएगा, यानी ए और बी दोनों राइट आंसर हो जाएगा। 1919 के अधिनियम का मुख्य उद्देश्य प्रशासन में भारतीयों का संपर्क बढ़ाना तथा स्वशासन की संस्थाओं का विकास करना था, अर्थात उत्तरदायी सरकार की स्थापना करना था। प्रशासन में भारतीयों के संपर्क के अंतर्गत वायसराय की कार्यकारी परिषद के 6 सदस्यों में से कमांडर इन चीफ को छोड़कर 3 सदस्यों का भारतीय होना आवश्यक था। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, 20 अगस्त 1917 के सुधारों की घोषणा को जाना जाता है। तो क्या जाना जाता है? मॉन्टेस्क्यू घोषणा पत्र के नाम से, यानी ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं 20 अगस्त 1917 के सुधारों को मॉन्टेस्क्यू सुधार के नाम से जाना जाता है। अपने कार्यभार संभालने के 5 सप्ताह के भीतर ही मॉन्टेस्क्यू ने जो नए भारतीय राज्य सचिव थे, 20 अगस्त 1917 को कॉमन सभा में अंग्रेजी सरकार के उद्देश्य पर एक महत्वपूर्ण घोषणा की। उन्होंने कहा कि महामहिम सम्राट की सरकार की नीति, जिससे भारत सरकार भी पूर्णतः सहमत है, यह है कि भारतीय शासन के प्रत्येक विभाग में भारतीयों का संपर्क उत्तरोत्तर बढ़े तथा स्वशासी प्रशासनिक संस्थाओं का धीरे धीरे विकास हो, जिससे अधिकाधिक प्रगति करते हुए उत्तरदायी प्रणाली भारत में स्थापित हो और यह अंग्रेजी साम्राज्य के विभिन्न अंग के रूप में आगे बढ़े। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही है? तो बताया गया, यानी ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान में मूल अधिकारों को शामिल करने के लिए नेहरू रिपोर्ट 1928 ने समर्थन किया था। आप देख सकते हैं सर्वदलीय सम्मेलन द्वारा नियुक्त नेहरू समिति 1928 ने जिस भावी संविधान के स्वरूप की संस्तुति की थी, उसमें मौलिक अधिकार निहित थे। मार्च 1931 के कराची अधिवेशन में कांग्रेस ने मूल अधिकारों की मांग को दोहराया। कांग्रेस के एक संकल्प में कहा गया कि स्वाधीन भारत के किसी भी संविधान को मौलिक अधिकारों की गारंटी देनी चाहिए। सन 1946 में ब्रिटिश कैबिनेट मिशन ने इस बात को स्वीकार किया कि भारत के संविधान में मौलिक अधिकारों की लिखित गारंटी देना आवश्यक है। तो कैबिनेट मिशन ने अन्य बातों के साथ साथ मौलिक अधिकारों पर भी रिपोर्ट देने के लिए एक सलाहकार समिति गठन की सिफारिश की थी। अगला क्वेश्चन है, किस अधिनियम के द्वारा अंग्रेजों ने अखिल भारतीय संघ प्रस्तावित किया था? तो अखिल भारतीय संघ जो प्रस्तावित किया था, भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं लगातार कितने एग्जाम में RAS, RTS, UPSC सभी में पूछा गया एग्जाम क्वेश्चन है। तो डी इसका राइट आंसर हो गया, भारत सरकार अधिनियम 1935। तो एक्सप्लेनेशन रीड करते हैं इसका। भारत सरकार अधिनियम 1935 में कुल 321 धाराएं और 10 अनुसूचियां। इस अधिनियम की मुख्य विशेषताएं निम्न हैं, यानी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, संविधान में जो हमने एक्सेप्ट की थी विदेशों से संविधान से, 50% चीज़ें हमने विश्व के संविधान से ली थी और 50% चीज़ें भारत सरकार अधिनियम 1935 से ही उठा ली थी, जैसे 321 धाराएं और 10 अनुसूचियां हैं। तो बात करते हैं इसमें कौन कौन सी विशेषताएं थी। केंद्र में द्वैत शासन की व्यवस्था
की गई थी। तो भारत शासन अधिनियम 1935 के अंतर्गत जो है केंद्र में द्वैध शासन की व्यवस्था की गई, एक अखिल भारतीय संघ की व्यवस्था की गई जिसका निर्माण ब्रिटिश भारत के प्रांतों, चीफ कमिश्नर प्रांतों तथा देशी रियासतों से मिलकर बनता था, लेकिन लागू नहीं हो सका क्योंकि देशी रियासतों का संघ में शामिल होना वैकल्पिक था, अनिवार्य नहीं। अगला बिंदु है प्रांतों में द्वैध शासन को समाप्त कर दिया गया जो 1919 के अंतर्गत लागू की गई थी और स्वायत्तता की व्यवस्था की गई जो 1937 में लागू हुई थी। अगला बिंदु है प्रांतीय विधानमंडलों का विस्तार किया गया। प्रांतों में 11 में से 6 विधानमंडलों में द्विसदनीय व्यवस्था लागू की गई। केंद्रीय विधानमंडल के सदस्यों की संख्या में क्या की वृद्धि की गई और प्रांतों में मताधिकार का विस्तार किया गया। सांप्रदायिक निर्वाचन को बढ़ाकर इसे हरिजनों तक विस्तृत किया गया। विवादों को निपटाने के लिए संघीय न्यायालय अंतिम न्यायालय नहीं था, अंतिम न्यायालय जो था प्रिवी काउंसिल थी और बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया। यानी 1935 के अधिनियम के द्वारा जो बर्मा, प्राचीन नाम बर्मा, वर्तमान नाम की बात करें म्यांमार, को भारत से 1936 में अलग कर दिया गया था। इंडियन काउंसिल को भी समाप्त कर दिया गया और एक संघीय न्यायालय 1937 में एवं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की व्यवस्था की गई और शक्तियों का विभाजन 3 सूचियों में किया गया था। जो पावर ऑफ सेपरेशन डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, जो 7th शेड्यूल में इसका वर्णन किया गया है। और अवशिष्ट शक्तियां वही हैं जो समवर्ती सूची का भाग हैं। इनका जो है ये शक्तियां गवर्नर जनरल के पास रखी गई थी। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, भारतीय शासन अधिनियम 1935 के द्वारा स्थापित संघ में अवशिष्ट शक्तियां किसे दी गई थी? तो अवशिष्ट शक्तियां किसे दी गई थी? गवर्नर जनरल को। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, निम्नलिखित में से किस एक अधिनियम द्वारा भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई? तो संघीय न्यायालय की स्थापना किसके अंतर्गत की थी? भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत। यानी उपयुक्त में से कोई नहीं राइट आंसर हो जाएगा क्योंकि इसमें जो है वो ऑप्शन नहीं दिया गया है। भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना 1 अक्टूबर 1937 को भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत की गई थी। चलिए एक बार आप सभी लोग वीडियो को प्लीज लाइक कीजिए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित अधिनियमों में से किस अधिनियम के फलस्वरूप बर्मा भारत से अलग हुआ था? बर्मा बोले तो वर्तमान म्यांमार। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत। आप देख सकते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के तहत बर्मा को भारत से अलग किया गया था। इस अधिनियम के प्रावधानों को रीड करते हैं। पहला बिंदु है, इस अधिनियम द्वारा द्वैध प्रणाली को भी समाप्त कर दिया गया। ब्रिटिश शासन का कुछ या सभी रियासतों के लिए भारत संघ की स्थापना का प्रयास किया गया। प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली की स्थापना की और मत देने के अधिकार का विस्तार किया गया। प्रांतों को भी आंशिक रूप से पुनर्गठित किया गया। सिंध प्रांत को बंबई से अलग कर दिया गया और बिहार एवं उड़ीसा, ठीक है, उड़ीसा प्राचीन नाम वर्तमान ओडिशा प्रांत को बिहार और उड़ीसा नाम के 2 अलग अलग प्रांत में बांट दिया गया और बर्मा को भारत से पूर्णतः अलग कर दिया गया। अदन को भी भारत से अलग कर एक स्वतंत्र उपनिवेश बना दिया गया। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत शासन अधिनियम 1935 को स्वीकार किया हुआ महत्वपूर्ण और स्थायी अवयव नहीं था? तो कौन नहीं था? देश के लिए लिखित संविधान, यानी ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं देश को एक लिखित संविधान देने का विचार सर्वप्रथम क्रिप्स मिशन 1942 में जो क्रिप्स मिशन भारत आया था में किया गया, लेकिन भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा भारतीय रियासतों की एक अखिल भारतीय संघ की परिकल्पना की गई। इस अधिनियम के द्वारा प्रांतों में निर्वाचित प्रतिनिधियों द्वारा लोकप्रिय मंत्रिमंडल बनाए गए। वे विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी थे। विधानमंडल के कुछ सरकारी सदस्यों का मनोनयन भी इसी अधिनियम की विशेषता थी। अगला क्वेश्चन है हमारा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 को किसने दास्ता का एक नया अधिकार पत्र कहा था? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, ये पंडित जवाहरलाल नेहरू राइट आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसे दास्ता का नया अधिकार यानी गुलामी का नया अधिकार पत्र और अनैच्छिक अप्रजातांत्रिक और अराष्ट्रवादी संविधान की संज्ञा दी थी। जिन्ना ने इसे पूर्णतः सड़ा हुआ, मूल रूप से बुरा और बिल्कुल अस्वीकृत बतलाया। क्रिप्स मिशन को उत्तर
तिथिया चेक की संज्ञा भी महात्मा गांधी के द्वारा दी गई थी। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। 1935 के अधिनियम में उल्लिखित था, तो क्या था? ये तीनों चीजें थी, प्रांतीय स्वायत्तता भी थी, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व भी था और संघीय व्यवस्था भी थी। आप देख सकते हैं 1935 के भारत शासन अधिनियम में प्रांतीय स्वायत्तता यानी प्रांतों में द्वैध शासन के स्थान पर अब क्या था? स्वशासन, ऑटोनॉमी मिल गया और आरक्षित तथा हस्तांतरित विषयों में भेद समाप्त हो गया तथा संघीय व्यवस्था भारतीय प्रांतों और रियासतों के संघ का जो है भी प्रस्ताव पारित किया गया। प्रांतों को इनमें सम्मिलित होना आवश्यक था, जबकि रियासतों को कुछ शर्तों के साथ इसमें शामिल होना वैकल्पिक विषय रखा गया था, उनकी चॉइस पे डिपेंड था। और सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व को और विस्तृत करते हुए हरिजनों को भी इसमें शामिल कर लिया गया। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। ब्रिटिश संसद ने भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम कब पारित किया? तो ब्रिटिश संसद ने भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम पारित किया था जुलाई 1947, यानी सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं भारतीय स्वतंत्रता विधेयक को 4 जुलाई 1947 ब्रिटिश संसद में प्रस्तुत किया गया, जिसे 18 जुलाई 1947 में पारित किया गया और सम्राट के हस्ताक्षर के पश्चात उसी दिन से यह अधिनियम जो है प्रवर्तन में आ गया। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। भारतीय संविधान के वृहद होने के कारण हैं, तो इसमें ऑप्शन एक भी राइट नहीं है, तो रीड करते हैं। भारतीय संविधान के वृहद होने के, भारतीय संविधान के वृहद होने में किसी एक कारण को मानना युक्तिसंगत नहीं है, इसीलिए विभिन्न देशों के संविधानों से प्राप्त अनुभव, अनेक प्रावधानों की स्पष्टता के लिए विस्तृत प्रशासकीय निरूपण, देश की विशालता और जटिल समस्याओं के निराकरण के लिए विस्तृत प्रावधानों का उल्लेख था, संघ और इकाइयों के लिए अलग अलग संविधान न होकर एक ही संविधान होना था, इत्यादि कारण भारतीय संविधान को विश्व का सबसे विशाल संविधान बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन कब हुआ था? तो पंडित जवाहरलाल के नेतृत्व में जो है अंतिम सरकार का गठन सितंबर 1946, यानी सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं 2 सितंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में अंतरिम सरकार का गठन किया गया। इसमें प्रारंभ में मुस्लिम लीग शामिल नहीं थी, किंतु बाद में 26 अक्टूबर 1946 को मुस्लिम लीग के 5 सदस्यों को शामिल करते हुए अंतरिम सरकार का गठन किया गया था और अंतरिम सरकार में पंडित जवाहरलाल नेहरू को कार्यकारी परिषद के उपाध्यक्ष, विदेश मामलों तथा राष्ट्रमंडल का पद दिया गया और सरदार वल्लभ भाई पटेल को गृह मंत्री, सूचना एवं प्रसारण मंत्री का पद दिया गया था और बलदेव सिंह रक्षा मंत्री और जॉन मथाई जो है उद्योग एवं आपूर्ति मंत्री। आप देख सकते हैं, बाकी सभी को रीड कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। सूची 1 को सूची से मिलाने की बात कर रहा है, इसे देख लेते हैं। भारत परिषद अधिनियम 1909, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? लॉर्ड मिंटो से संबंधित हो जाएगा। भारत शासन अधिनियम 1935, इसका संबंध प्रांतीय स्वायत्तता से हो जाएगा और लखनऊ समझौते का संबंध किसका था? 1916 से। और भारत शासन अधिनियम 1919 का संबंध जो है द्विशासन पद्धति का आरंभ शुरू किया गया था। आप देख सकते हैं भारत परिषद अधिनियम 1909 माल्य मिंटो सुधार के नाम से जाना जाता है। भारत शासन अधिनियम 1935 द्वारा बाह्य रूप से प्रांतों को स्वायत्तता दी गई थी, परंतु वास्तव में समस्त कार्यकारी शक्तियां किसके पास थी? गवर्नर जनरल के पास थी। और लखनऊ समझौता 1916 में कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग में हुआ था और भारत शासन अधिनियम 1919 द्वारा प्रांतों में द्विशासन पद्धति का आरंभ हुआ था। एक सदनीय विधान परिषद के स्थान पर इस एक्ट के अनुसार केंद्र में द्विसदनीय व्यवस्था स्थापित हो गई। एक सदन राज्य परिषद और दूसरा सदन केंद्रीय विधानसभा को बनाया गया। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। एक नए संविधान के अंतर्गत भारत को संप्रभुता संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य के रूप में घोषित करने के लिए 26 जनवरी का दिन क्यों चुना गया? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। तो क्यों चुना गया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। इसी दिन 1930 में कांग्रेस ने देश में स्वतंत्रता दिवस मनाया था, जब पहली बार रावी नदी के किनारे 1930 को कांग्रेस के द्वारा स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। तभी से जो है 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की गई थी। आप देख सकते हैं भारत को संप्रभुता संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य 26 जनवरी 1950 को घोषित किया गया, क्योंकि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन, मोस्ट इंपोर्टेंट है, लाहौर अधिवेशन दिसंबर 1929 में पारित हुए संकल्प के आधार पर 26 जनवरी 1930 को प्रथम बार स्वराज दिवस मनाया गया। तब से जो है 26 जनवरी को ही गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है।
तो आज का हमारा अंतिम क्वेश्चन है, माउंटबेटन योजना आधार बनी। तो माउंटबेटन योजना आधार किसका बनी थी? देश के विभाजन का, यानी सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं 3 जून 1947 को लॉर्ड माउंटबेटन ने अपनी योजना प्रस्तुत की, जिसमें दोनों डोमिनियनों भारत और पाकिस्तान की राजनीतिक समस्या के समाधान के लिए देश के विभाजन को आवश्यक माना गया। और इस योजना के निम्नलिखित प्रावधान थे। भारत और पाकिस्तान को विभाजित किया गया, बंगाल और पंजाब का विभाजन किया गया, उत्तर पूर्वी सीमांत प्रांत असम के सिलहट जिले में जनमत संग्रह कराया गया, पाकिस्तान के लिए संविधान निर्माण हेतु एक पृथक संविधान सभा होगी ये कहा गया, और देशी रियासतें स्वतंत्र होगी कि वह किसके साथ मिलना चाहती हैं ये उन्हीं को अधिकार दिया गया। और 15 अगस्त 1947 को सत्ता का हस्तांतरण किया गया और भारत आज़ाद हो गया। तो चलिए फ्रेंड्स, ये टॉपिक थोड़ा सा टफ था, मैंने आराम से कराया। प्लीज़ आप लोग वीडियो को एक बार लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।